दोस्तों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ संजय पीटर जी का। संजय भाई, आप जिस प्यार के साथ उत्तरांचल डायरीज़ को सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं निःशब्द हूँ। यकीन मानिए, आपका ये आशीर्वाद मुझे बहुत प्रेरणा दे रहा है। मैं आगे और अच्छा काम करूँ। दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मित्र, और उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे भी आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसा ही बना रहेगा रहेगा ना। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि हमारी सीरीज चल रही है तल्ला देश का आदमखोर बाघ। वैसे तो इस एपिसोड को कल मतलब संडे को पोस्ट हो जाना था, लेकिन वो क्रिकेट का फाइनल मैच होने के कारण मैं इसे कल पोस्ट नहीं कर पाया। और फिर दूसरी चीज़, आप ये देख ही रहे हैं, अभी ये हटा नहीं है हाथ से, तो इंजेक्शन चल ही रहे हैं, ड्रिप्स वगैरह लग रही हैं। तो इन सब के लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग माफ़ कर देंगे ना। तो दोस्तों, घटनाक्रम के पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि किस तरह से माता पूर्णागिरी ने अपनी दिव्य ज्योति से जिम कॉर्बेट साहब और उनके कर्मचारियों को एक तरह से साक्षात दर्शन दे दिए थे, जो इन लोगों के लिए एक संपूर्ण आशीर्वाद था कि जाओ भाई, जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में सफल हो। अब हम चलते हैं कहानी में आगे, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। गंगाराम जी कुमाऊनी आदमी थे और पहाड़ों में तेज चाल से चलने की उन्हें आदत थी। जैसे तैसे पहाड़ों में चढ़ फिर जाते थे, दौड़ जाते थे। तो जिम कॉर्बेट साहब का कैमरा लेकर वो भी जिम कॉर्बेट साहब के पास ही रुक गए थे। जब जिम कॉर्बेट साहब वो लोहे के पुल में खड़े होकर सामने की पहाड़ियों को देख रहे थे, मैंने बताया था ना पिछले एपिसोड में, जहाँ पर उन्होंने दिव्य रोशनी देखी थी, उस पहाड़ को वो देख रहे थे, तो ये भी उनके साथ रुक गए। इनका रसोईया इलाही माधो सिंह और राम सिंह और जो लोग थे, वो सारा सामान लेकर इन लोगों से करीब 2 मील आगे निकल गए थे। लेकिन बहुत जल्दी ही जिम कॉर्बेट साहब और गंगाराम जी ने उन्हें पकड़ लिया, क्योंकि दोनों लोग तेज तेज चलते थे, जंगलों में चलने के आदी थे, पहाड़ों में ऊपर नीचे सब, और फिर उनके साथ साथ चलने लगे। अगले 6 घंटे तक ये लोग कभी कभी घने जंगलों से, तो कभी शारदा नदी के किनारे किनारे बिना रुके लगातार चलते रहे, और बहुत जल्दी ही ये काला डूंगा पार करके उस जगह पर पहुंच गए जो इनका मुख्य गंतव्य था, जो इनका मेन, जहाँ पे इनको जाना था, यानी कि तल्ला देश। तल्ला देश के नरभक्षी की शिकारगाह, ये कहना ज़्यादा बेटर है। पहाड़ की जो जड़ होती ना, पहाड़ की जड़ से ये लोग करीब 4,000 फीट ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद एक जगह पर 2 घंटे के लिए रुके। वहाँ पर इन्होंने अपना दोपहर का खाना वगैरह पकाया, फिर खाया आया, और इसके बाद दोस्तों जो रास्ता था वो और ज़्यादा कठिन हो गया था। यहाँ से पहाड़ के टॉप तक एकदम सीधी चढ़ाई थी, जिसमें ना तो कोई छायादार पेड़ था, और ना ही कहीं कोई पानी का स्रोत, और ना ही रास्ता कोई ऐसे घुमावदार बना हुआ था, तो सीधे चढ़ना था। और ऊपर से अप्रैल माह की गर्मी, धूप की किरणें इनकी पीठ पर पड़ रही थी, जिससे ये पसीने से लथर पथर हो गए थे। धूप इतनी तेज थी कि लग रहा था कि मानो वो पीठ में चुभ रही हो। खैर, रास्ते में कई जगह में रुकते रुकाते अपना आराम करते हुए ये लोग जैसे तैसे पहाड़ के टॉप तक पहुंच ही गए। अब तक शाम होने को आ गई थी, और अब ये लोग एक छोटे से गांव के पास पहुंच गए थे, जो पहाड़ के टॉप से करीब करीब 1,000 फीट नीचे था। जैसे टॉप है, इधर से चढ़ के यहाँ पे आए तो यहाँ से ऐसे नीचे था। अच्छा, जब ये लोग तल्ला देश की तरफ आ रहे थे तो चूका गांव वालों ने इन्हें बता दिया था, इन्हें खबरदार कर दिया था कि ये लोग इस गांव से बचकर निकल जाएं। जो ये 1,000 फुट नीचे जो ये गांव दिख रहा था, इससे बचकर निकल जाएं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा गांव था जो इस पहाड़ के दक्षिण में इकलौता आबादी वाला गांव था। इसके बाद दूर दूर तक कहीं आबादी नहीं थी। साथ ही चुका वालों ने इनको ये भी बताया था कि इस गांव के आसपास अक्सर ये जो मैनीटर है, ये जो नरभक्षी बाघ है,
ये दिखाई पड़ता रहता है। लेकिन अब यहाँ पर नरभक्षी हो या ना हो, इन लोगों के पास इससे आगे जाने का, इससे आगे बढ़ने का सामर्थ्य था ही नहीं। इससे आगे बढ़ना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। तो ये लोग इसी गांव की तरफ चले गए, 1000 फुट नीचे उतर गए और उस गांव के में पहुंच गए। उस छोटे से गांव में 2 परिवार इन्हें देख के बहुत खुश हो गए। 2 ही परिवार थे, दोनों बड़े खुश हो गए। इन लोगों ने वहीं अपना खाना वाना बनाया और खाया। गांव वालों ने इनके आदमियों के लिए जो है रहने के लिए कमरा की व्यवस्था कर दी थी और उसको खोल दिया था कि उन लोग वहाँ सो जाएं। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब तो हमेशा अपने टेंट में रहते थे। तो ये अपनी राइफल और लालटेन लेकर एक पेड़ के नीचे अपने कैंप लगा करके वहाँ पे लेट गए। इस पेड़ के नीचे एक छोटा सा पानी का स्रोत था, जिससे ये गांव के जो 2 परिवार थे इनके पीने के पानी का इंतजाम हो जाता था। मेरा आजकल बॉयल वाटर चल रहा है ना, जब से टाइफाइड हुआ है, नहीं तो पहले तो बोतल से पीता था, अब इससे पी रहा हूँ। इधर बिल बेंस जो अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने इस क्षेत्र में पड़ने वाले सारे गांव के मुखियाओं को निर्देश जारी कर दिए थे कि यदि किसी के गांव में नरभक्षी द्वारा किसी इंसान या जानवर की हत्या हो जाती है या कोई मार हो जाती है, तो गांव के लोग उस मृत शरीर को बिल्कुल ना छेड़ें, उसको बिल्कुल भी ना टच करें, ना कुछ करें, उसको वैसे ही रहने दें। वो जिम कॉर्बेट साहब के आने का इंतज़ार करें। जिम कॉर्बेट साहब आएंगे, देखेंगे, बताएंगे क्या करना है। वो लड़का जिसके बारे में इन्हें टनकपुर में पेशवार द्वारा बताया गया था, वो 4 अप्रैल को मारा गया था। उसकी जो डेथ हो गई थी, उसकी ये 6ठे दिन की रात थी। जिम कॉर्बेट साहब जानते थे कि बाघ ने उस लड़के को अब तक तो पूरा सफाचट कर लिया होगा, पूरा खा लिया होगा, और अगर गांव वालों ने उस बाघ को डिस्टर्ब नहीं किया होगा, छेड़ा नहीं होगा, मतलब छेड़ने से मतलब है कि वो हो हल्ला करके उसे भगाया नहीं होगा, तो हो सकता है कि वो 1 या 2 दिन वहीं कहीं आसपास ही मंडराता रहे। जहाँ पे उसने लड़के को मारा है उसी गांव के आसपास हो सकता है मंडराता रहे। सुबह उठने के बाद जब ये अपना शिविर छोड़कर चलेंगे, तो ये सही समय पर उस जगह में पहुंच जाएंगे जहाँ पर लड़के को मारा गया था। ये सब इनके दिमाग में बिस्तर में लेटे लेटे विचार चल रहे। ये सोच रहे थे कि वहाँ पहुंचकर ये एक भैंस को जो है बेट के रूप में बांध देंगे। लेकिन उस दिन शारदा नदी से ऊपर की चढ़ाई इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिन साबित हुई थी, इसलिए ये बहुत थक गए थे और मजबूरी में इन्हें इसी गांव में रुकना पड़ा था, 2 परिवारों वाला। एक दिन लेट हो जाना इनको बहुत भारी पड़ रहा था कि यार एक दिन मतलब जो है ऐसे लेट होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये हेल्पलेस थे, कुछ नहीं कर सकते थे, लेट तो हो ही गए थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे। इन्हें बस यही एक उम्मीद थी कि अगर बाघ अपने शिकार से दूर चला गया होगा तो भी वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, वो कहीं बहुत दूर नहीं गया होगा, मिल जाएगा इन्हें। हालांकि ये पूरा क्षेत्र जिम कॉर्बेट साहब के लिए बिल्कुल नया क्षेत्र था, बिल्कुल अनजान था। इस क्षेत्र के जंगलों के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था और ये बाघ 8 सालों से सक्रिय था, मतलब 8 साल हो गए थे उसको एक्टिव हुए और अब तक इसने 150 इंसानों को मारकर खा लिया था। यार 150 लोग, जरा इमेजिन करके देखो कितने होते हैं 150 लोग। एक भरी पूरी बारात समझ लो जो निपटा गया था ये। जिम कॉर्बेट साहब समझ गए थे कि ये आदमखोर एक बहुत बड़े और फैले हुए क्षेत्र में शिकार कर रहा है, इसकी टेरिटरी बहुत बड़ी है। अगर उससे एक बार संपर्क टूट गया तो दोबारा उससे संपर्क करने में न जाने कितने हफ्ते लग जाएंगे। यानी कि अगर एक बार वो इनकी पहुंच से दूर हो गया तो पता नहीं फिर दोबारा इनके नज़दीक वो कब पहुंचेगा। यही सब सोचते हुए जिम कॉर्बेट साहब फाइनली अपना, इनको नींद आ गई, ये सो गए। अगले दिन मुंह अंधेरे ही गंगाराम जी ने रात में जो इनकी लालटेन बुझ गई थी उसको जलाते हुए इन्हें उठा दिया और जब तक नाश्ता तैयार हो रहा था तब तक ये पानी के स्रोत में गए और वहाँ अपना नहा धो करके अपना फिट फॉट तैयार हो गए। नेपाल की तरफ जो पहाड़ थे उनके ऊपर से सनराइज़ होने लगा था और ये अपनी 275 बोर की जो रिगवी माउजर राइफल थी उसमें तेल वगैरह डालकर उसे साफ़ करके अपना तैयार कर लिया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने उसकी मैगज़ीन में 5 कारतूस डाले और
अपनी राइफल तैयार करके चलने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों की जो आपसी संचार व्यवस्था थी, जो एक दूसरे से जो संचार व्यवस्था होती थी, वो इस नरभक्षी बाघ के कारण सब बंद हो गई थी। कोई किसी से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं कर पा रहा था, कहीं से भी किसी का कोई टच नहीं था। भाई टेलीफोन वेलीफोन मोबाइल वोबाइल का तो ज़माना ही नहीं था। कोई भी एक गांव दूसरे गांव से नहीं टच में था, तो कहीं से भी किसी को भी किसी की भी खबर नहीं मिल रही थी। इस गांव के उन दो परिवारों को भी इस विषय में नहीं पता था कि यहाँ कहीं मतलब कहीं किसी गांव में किसी लड़के को नरभक्षी ने मार दिया है। इसलिए वो बेचारे, उन्हें इस लड़के के मारे जाने के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो वो बेचारे ना तो कोई दिशा जानते थे, ना कुछ दूरी के बारे में उन्हें पता था। वो बिल्कुल असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें तो खुद जिम कॉर्बेट साहब के द्वारा ही मतलब ये पता चला कि एक लड़के को एक नरभक्षी बाघ ने मार दिया है। तो वो बेचारे क्या बता पाते जिन्हें खुद नहीं पता। जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों से कहा कि वो लोग अभी इसी समय भरपेट भोजन कर लें, अपना खा पी के तैयार हो लें, और जब तैयार हो जाएं तो साथ साथ सब लोग एक साथ साथ पास पास रहते हुए इनके पीछे पीछे आएं। और कहीं आराम करने की इच्छा हो तो किसी खुली जगह में आराम करें, जो फैली हुई और खुली हुई जगह हो, वहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ के आराम करें, एक गोल घेरा बना के। जिस रास्ते में पिछली शाम ये लोग बहुत कड़ी मेहनत करके ऊपर चढ़े थे और जहाँ से ढलान उतर कर नीचे गांव में आए थे, उस जगह पर पहुँचने के बाद जिम कॉर्बेट साहब वहाँ की खूबसूरती देखकर वहीं पर रुक गए। जिम कॉर्बेट साहब अपने आदमियों से पहले निकल गए थे ना, तो वहीं पर रुक गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, कमाल का नज़ारा। पहाड़ की जो तलहटी थी, वहाँ पे शारदा नदी घने कोहरे में ढकी हुई थी, ऐसे ऐसे ढकी बह रही है, उसके ऊपर कोहरा भी वैसी वैसे है। और सामने की तरफ देखने पर टनकपुर के पास कोहरे से बाहर निकलकर वो चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी, बह रही थी, उससे सनलाइट के कारण वो एकदम चांदी की तरह चमक रही थी। दूसरी तरफ चूका गांव अंधेरे में दिखा था और बिल्कुल कोहरे से ढका हुआ था, लेकिन इन्हें वो रास्ता साफ साफ दिख रहा था जो थाक गांव की तरफ जाता था। और थाक गांव में इन्होंने इस के करीब 10 साल बाद, यानी कि 1938 या 39 में थाक के नरभक्षी को मारा था। थाक गांव को कई 100 वर्ष पहले कुमाऊं के चंद्र राजाओं ने माता पूर्णागिरी देवी का जो मंदिर है, उसमें जो सेवा करने वाले जो पुजारी थे, उनको दान में दिया था। वो मतलब उन्होंने दान कर दिया था थाक गांव। ये गांव सूर्य की रोशनी में चमक रहा था और उसके साथ साथ ही माता पूर्णागिरी के जो मंदिर का जो कलश था, वो भी खूब लश्कारा मार रहा था, वो भी खूब बढ़िया चमक रहा था। पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ आगे जाकर इन्होंने देखा कि जिस रास्ते में ये थे, वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए एक करीब 6 फुट चौड़े वन मार्ग से मिल गया था। वन मार्ग मतलब जो जंगलों का जो रास्ता होता है, जिसपे जंगल की जानवर वानवर चला करते हैं। अब ये ऐसी जगह पर आकर खड़े हो गए थे जहाँ से इन्हें किसी भी तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, कोई आबादी नहीं दिख रही थी, कोई गांव वगैरह नहीं दिख रहा था। और इनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस दिशा में आगे बढ़ा जाए। इन्होंने अनुमान लगाया कि जो पूर्व की तरफ जाता हुआ रास्ता है, वो इन्हें शारदा नदी से तो दूर ही ले जाएगा। अब क्योंकि शारदा से तो आए हैं, तो उस तरफ तो जाने का सेंस ही नहीं बनता है, तो उस पर चला जाए। इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि पहले इसी दिशा पे चला जाए, और ये उस पर चल पड़े। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब का कहना है कि अगर उन्हें कहीं भी पैदल चलने के लिए उनकी पसंद का समय और जगह चुनने के लिए कहा जाए कि वो कहाँ जाना चाहेंगे, तो वो बिना झिझक के कहेंगे कि हिमालय के उत्तर के घने जंगलों में अप्रैल के शुरुआती दिनों की सुबह का ही चुनाव करेंगे। मतलब अप्रैल की शुरुआती दिनों की जो सुबह होती है, उसी टाइम में वो निकलना पसंद करेंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर रहती है। पतझड़ी पेड़ों में हरे और तांबे की रंगत वाली अलग अलग पत्तियां निकलने लगती हैं। जल्दी ही खिलने वाले वनफशा और बुरांश के फूल के बाद प्राइमूला, निर्विशी और ऑर्किड खिलने लगते हैं। कई प्रकार के पक्षी जैसे कस्तूरा, बैबलर, मंगरा, राजलाल, इसके अलावा अन्य पक्षी सर्दियों में प्रवासन कर पहाड़ों की तलहटी में आ जाते हैं और अपने अपने घोंसले बनाते हुए अपनी अपनी
साथी से मिलन की आस लिए एक दूसरे को अपनी अपनी बोली में आकर्षित करने की अपनी उस पर लगे रहते हैं, तो पक्षियों का चहचहाना, टिटलिंग जो है पूरे जंगल में गूंजती रहती है। एक ऐसे जंगल में जिसमें कोई खतरा ना हो, बेफिक्री और आराम से चलते हुए केवल उन्हीं वस्तुओं और आवाज़ों को देखा और सुना जा सकता है जो मन भावन लगती है, जो जिनसे आपका दिल खुश होता है। आनंद आ गया। दोस्तों, जंगल वाकई में बहुत खूबसूरत होता है, बशर्ते निर्भक्षी ना हो। पक्षियों की भिन्न भिन्न आवाज़ों के जो मिश्रण होता है, उससे पूरा वातावरण जो है, क्या कहूँ यार, बड़ा आनंददायक हो जाता है। हम तो रहे हैं ना जंगल लवर, हमें पता है। लेकिन 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 बॉस, ऐसी खूबसूरत जगह में जब किसी नरभक्षी बाघ का खतरा हो, तो बेफिक्री की जो जगह होती है ना, उसकी जगह हालत टाइट हो जाती है और सतर्कता ले लेती है। तो जिम कॉर्बेट साहब भी इस खूबसूरती को छोड़ सतर्कता से आगे बढ़ रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब को अनुभव था कि खतरे को कहाँ देखना है, कैसे महसूस करना है, किस आवाज़ की तरफ विशेष ध्यान देना है। ये इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चिंत थे कि इनके द्वारा चलाई गई गोली उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा की तरफ ये चाहते हैं। दोस्तों, अनुभव हमेशा विश्वास को बढ़ाता है, ये बात आप लोग जानते हैं। और अगर आपको इन बातों का अनुभव ना हो, तो किसी नरभक्षी बाघ का पैदल या अकेले ही शिकार करने जाना या उसका पीछा करना और आत्महत्या करना बिल्कुल बराबर है। ये सुसाइड करना है। जिस वन मार्ग पे ये चल रहे थे, ये उस एरिया में था जहां एक नरभक्षी बाघ एक्टिव था 8 सालों से, और इस रास्ते का प्रयोग वो नरभक्षी भी करता था, क्योंकि इन्हें कई जगह और पेड़ों पर बाघ के नाखूनों की जो खुरचन होती है वो दिखाई पड़ी थी। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि ये खुरचन किस बाघ की होंगी, नरभक्षी की है या किसी और की हैं। कि इन निशानों के अलावा वहाँ पर बाघ के जो थे वो सांभर, अपना ये तेंदुआ, गुलदार जिसे बोलते हैं, भालू, काकड़ और सुअरों के भी पग मार्क्स थे। लेकिन इनमें से कोई भी निशान फ्रेश नहीं था, ताज़ा नहीं था, सब पुराने हो चुके थे। यहाँ पर पक्षियों की भी अनेक प्रजातियाँ थी, जो उन फूलों को फूलों की भी कई प्रजातियाँ थी जो पूरी तरह से खिले हुए थे। इनमें से सबसे सुंदर सफ़ेद तितली ऑर्किड था। ये ऑर्किड पेड़ की शाखाओं और तने को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जिम कॉर्बेट साहब ने एक बहुत ही कलात्मक घोंसला भी देखा, जिसे एक हिमालयन काले भालू ने एक ऑर्किड वाले पेड़ पर बनाया था। एक बड़ा बांज का पेड़, या तो स्नोफॉल की वजह से या किसी तूफान के कारण जमीन से लगभग 40 फुट की ऊंचाई पर टूट गया था। जहां से पेड़ का हिस्सा टूटा था, उस जगह से किसी इंसान की जो बांह होती है, आर्म्स, इसके बराबर की मोटी शाखाओं का एक गोल घेरा सा बना हुआ था, और वो तने पर उगाया था। मतलब उस पर आ गया, अटक करके उस पर फंस के उससे बन गया था। उसमें काई भी उगाई थी, और इस काई के कारण ऑर्किड ने उसमें अपनी जड़ें पकड़ ली थी, तो ऑर्किड भी फैल गया था। भालू ने शाखों को मोड़कर और नीचे दबाकर टूटे हुए पेड़ के तने पर अपना घोंसला बनाया हुआ था, अपना डेरा बनाया हुआ था। भालू अक्सर उन पेड़ों को ही अपना डेरा बनाने के लिए चुनते हैं जिनकी शाखाएं थोड़ी लचकदार हों और बिना टूटे झुक जाएं। मतलब लचक इतनी हो कि वो झुक जाएं लेकिन टूटे ना। सर्दियों के महीने में भालू ऊपर से निचली ऊंचाइयों में आलू बुखारा और शहद वगैरह खाने के लिए उतर आते हैं। और ये जो डेरे होते हैं ये इनको चींटियों और मधुमक्खियों से भी सुरक्षा देते हैं। और ऊंचाई वाले स्थान में होने के कारण वो भालू को आराम से धूप सेकने में सहायता भी प्रदान करते हैं भाई, क्योंकि हाइट में है तो आराम से धूप भी सेकी जा सकती है। दोस्तों, जब कोई रास्ता दिलचस्पियों से भरपूर होता हो तो उसकी लंबाई का पता नहीं चलता कि कितना लंबा है। ऐसा ही जिम कॉर्बेट साहब के साथ भी हुआ। वो इस रास्ते में करीब 1 घंटे तक चलते रहे। आगे जाकर जंगल खत्म हो गया और फिर एक घास का टीला सा आ गया, जिसके नीचे एक गांव दिखाई दे रहा था।
जब ये खुले मैदान से गुजर रहे थे तो गांव वालों ने इन्हें देख लिया था, और जब ये गांव पहुंचे तो इनका स्वागत करने के लिए वहाँ पूरा पूरा जो गांव था, वो बच्चे, महिला, पुरुष, पूरा गांव जी इनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया था। जिम कॉर्बेट साहब को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता था कि दुनिया के किसी भी भाग में क्या किसी अजनबी का, जिसके बारे में कुछ भी मालूम ना हो, जो किसी दूर दराज गांव में पहुंचा हो, तो क्या उसकी जो खातिरदारी और जो स्वागत कुमाऊं में किया जाता है, तो क्या और जगह भी ऐसे ही किया जाता होगा? क्योंकि कुमाऊं में तो अतिथि देवो भव की परंपरा बड़ी पुरानी है। किसी भी गांव में पहुंचने पर किसी भी व्यक्ति का जो स्वागत किया जाता है, वो एक अलग अनुभव होता है। जिम कॉर्बेट साहब उस गांव में पैदल अकेले ही पहुंचने वाले शायद पहले कोई अंग्रेज थे। तो तुरंत वहाँ पर उन लोगों ने, गांव वालों ने एक दरी बिछाकर उसके ऊपर एक बोरा रख दिया था। जैसे ही जिम कॉर्बेट साहब वहाँ पहुँचे तो उनके हाथों में कांसे के गिलास में एक गरम गरम दूध का भरा हुआ गिलास, मतलब इनको थमा दिया गया, लीजिए साहब दूध पीजिए। दोस्तों, जिम कॉर्बेट साहब की सारी ज़िंदगी कुमाऊं में ही बीती थी। कुमाऊं में ही पैदा हुए थे, नैनीताल में। तो वो तो कुमाऊनी अंग्रेज़ थे ना। और वो कुमाऊं में बोलने वाली जितनी तरह की कुमाऊनी है, वो हर एक को बोल लेते थे और समझ लेते थे। हर जगह की बोली, और मतलब कुमाऊनी, अल्मोड़ा की अलग है, नैनीताल की अलग है, लोहाघाट पे तो हर जगह की अलग अलग है, लेकिन ये सब समझ लेते थे और बोल लेते थे। इसलिए इन्हें कहीं भी किसी भी गांव में भाषा संबंधित कोई परेशानी नहीं आती थी। क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब के हाथ में राइफल थी, इसलिए गांव वाले समझ गए थे कि ये उन्हें नरबख्शी बाग से मुक्ति दिलाने के लिए आए हैं। लेकिन उन गांव वालों को एक बात पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वो बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि जिम कॉर्बेट साहब इतनी सुबह सुबह और इतनी जल्दी पैदल चलकर उनके गांव तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि वहां से सबसे नजदीकी जो डाक बंगला था वो भी कम से कम 30 मील दूर था। और 30 मील दूर मतलब ये कैसे पहुंच गए, उनको यही आश्चर्य हो रहा था। दूध पीते हुए इन्होंने गांव वालों को सिगरेट ऑफर करी, जिसे गांव वालों ने तुरंत स्वीकार कर लिया और एक एक सिगरेट इनके पैकेट से निकाल के अपना जला ली। अब तक इन्होंने गांव वालों के काफ़ी सवालों के उत्तर वगैरह दे दिए थे। फिर इन्होंने भी गांव वालों से कुछ सवाल पूछे जो इनके मतलब के होने थे। तो उस गांव का नाम जो है तमाली था, तमाली गांव। और ये गांव कई सालों से नरबख्शी बाग से परेशान था। कोई 8 साल बोल रहा था तो कोई 10 साल बोल रहा था। लेकिन एक बात पर सभी लोग सहमत थे कि नरबख्शी ने अपना पहला शिकार उस साल किया था। मतलब देखिए याद करने का तरीका। अरे उसने अपना पहला शिकार उस साल किया था जब बच्ची सिंह ने लकड़ी काटते हुए अपने पैर का अंगूठा काट डाला था। तो उस साल उसने पहला शिकार किया था। और दान सिंह ने जो 40 रुपये में जो बैल खरीदा था, वो पहाड़ से नीचे गिर के मर गया था। उस साल नरबख्शी ने पहला शिकार किया था। तो ये जो आखिरी मानव शिकार था तमाली में, तब किया गया था। जो आखिरी जो शिकार किया गया था वो कुंदन नाम का एक व्यक्ति था, उसकी माँ थी। वो पिछले महीने मतलब मार्च की 20 तारीख को उस समय मारी गई थी, जब वो गांव के नीचे एक खेत में जो गांव की अन्य महिलाएं थी उनके साथ काम कर रही थी। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता था कि वो आदमखोर बाघ नर है या मादा है। लेकिन सबको ये पता था कि वो एक बहुत बड़ा जानवर है जो खतरनाक है, जिसके डर से जो गांव वाले थे वो गांव की सीमा में लगे हुए जो खेत वगैरह थे उसमें खेती करने नहीं जा रहे थे। इतना इनके अंदर खौफ था। यहाँ तक कि डर का आलम ये था कि कोई भी टनकपुर जाकर गांव के लिए खाने पीने का सामान लाने को भी तैयार नहीं था कि चलो यार टनकपुर चले जाओ और वहाँ से सामान लाएं ना। ये नरबख्शी बाग ज़्यादा समय के लिए तमाली से दूर नहीं जाता था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि अगर वो उस गांव में रुक जाएं तो उनके पास बाघ को मारने के लिए तल्ला देश के किसी अन्य जगह की अपेक्षा कुछ ज़्यादा अच्छे मौके बन सकते हैं। और इसके लिए गांव वाले भी उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि अरे साहब यहीं रुक जाइए, देखिए यहाँ तो अक्सर दिखता रहता है और यहीं आता है, यही उसकी जगह है, आप यहीं रुक जाइए।
दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं जो लोग आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, उन लोगों को आदमखोर की दया पर छोड़कर वहाँ से चले जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब ने उन सभी लोगों को समझाया कि वो अभी यहाँ मतलब तमाली में नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि उन्हें उस गांव में जाना है जहां बाघ ने अभी एक लड़के का ताज़ा ताज़ा शिकार किया है। और ऐसा भी संभव है कि बाघ अभी भी उसी क्षेत्र में मौजूद हो, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हो सकता है कि उसे वहीं वो जाके ढेर कर दें। और अगर मान लो किसी कारण से ये उस बाघ को उस गांव में नहीं मार पाए, तो ये तमाली गांव में लौट कर आएंगे और फिर यहीं अपना कैंप लगाएंगे। यहीं से फिर बाघ का पकड़ने के सारे कार्यक्रम, बाघ को मारने के सारे कार्यक्रम फिर यहीं से बनेंगे। फिर उन लोगों से अलविदा बोलकर ये उस गांव की खोज में निकल गए जहां बाघ ने अंतिम शिकार किया था, मतलब उस लड़के का जिसके बारे में टनकपुर में इन्हें पेशकार ने बताया था। अब गांव से निकलकर जिम कॉर्बेट साहब दोबारा से उस वन मार्ग में वापस आ गए थे जहां पर इन्होंने अपने साथियों की मदद के लिए निशान लगा दिए थे। दोस्तों पहाड़ों में, जंगलों में ऐसे निशान लगा दिए जाते हैं, मतलब ऐसे क्रॉस लगा दिया तो मतलब इधर नहीं जाना है। अब इन्होंने उन निशानों को हटा दिया। असल में ये निशान इन्होंने रास्ते पर अपने जो इनके आदमी थे उनको बताने के लिए बना दिए थे कि ये पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। अब इन्होंने इस जगह पर लकड़ियों को रखकर एक्स का निशान बना दिया। ऐसे 2 लकड़ियां रख दी कि मतलब नहीं भाई अब इधर नहीं जाना है, और जिस दिशा की तरफ जाना है उस तरफ पत्तियों का एक निशान बना दिया, एक एरो जिसको बोलते हैं ना, एरो होता है ना, एरो। तो एक एरो बना दिया कि इधर को जाना है, जिससे इनके आदमी समझ जाएं कि ये किस तरफ जा रहे हैं, तो वो भी उसी रूट को फॉलो करें। पश्चिम की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से समतल था और बांज के बड़े बड़े पेड़ों के बीच से होकर गुजरता था। मतलब भयानक बांज के बड़े अच्छे खासे पेड़ थे जिनके बीच से होकर ये रास्ता गुजरता था। इसमें घुटनों तक तो ऊंची ऊंची घास थी। इस जंगल में जहाँ जहाँ भी खुली हुई जगहें थी वहाँ वहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी हुई जो पंचाचूली की पर्वत श्रृंखला है उसके बहुत विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहे थे। बड़ी खूबसूरत दृश्य वहाँ से दिखाई पड़ रहे थे। पश्चिम की तरफ कुछ मील आगे जाने के बाद ये वन मार्ग जिस पर ये चल रहे थे वो उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया और एक घाटी के टॉप को पार कर गया। घाटी के नीचे की तरफ चट्टानें थी और वहां पर पानी का एक, मतलब साफ पानी का एक गधेरा था। दोस्तों उत्तराखंड में गधेरे का मतलब एक छोटी सी नदी जो 2 पहाड़ों के बीच से गुजरती है, जिसमें बरसात के दिनों में तो भरपूर पानी होता है, लेकिन गर्मियों में जो है पानी कम हो जाता है। ये बहुत निर्मल और स्वच्छ जल होता है, मतलब पीने लायक पानी होता है। जो रियल मिनरल वाटर होता है ये यही होता है। मैंने तो बचपन से लेकर जवानी तक ऐसे पता नहीं कितने गधेरों का पानी पीकर गुजारा है। अब गधेरे में पड़े हुए पत्थरों पर पैर रखकर जिम कॉर्बेट साहब ने उस गधेरे को पार किया और फिर एक हल्की सी चढ़ाई चढ़ने के बाद ये एक खुले मैदान में आ गए। इसके दूसरी ओर कुछ दूरी पर एक गांव दिखाई पड़ रहा था। उस गांव की कुछ लड़कियां जो पानी भरने के लिए एक जलधारा की तरफ आ रही थी, उनकी नज़र जिम कॉर्बेट साहब पर पड़ गई और जैसे ही उन्होंने वो जिम कॉर्बेट साहब को देखा तो जोर जोर से चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। अरे साहिब आ गए, साहिब आ गए, अरे साहिब आ गए, साहिब आ गए। उन लड़कियों की आवाज़ें उस गांव के जो है घर घर में पहुंच गई थी। और जब ये गांव पहुंचे तब तक सारे गांव के पुरुष, महिलाएं और बच्चों की जो एक उत्तेजित भीड़ थी, उन्होंने इनको घेर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब को हर तरह की कुमाऊनी बोलनी आती थी, हर जगह की कुमाऊनी बोलनी आती थी। दोस्तों कुमाऊनी एक भाषा नहीं है, कुमाऊनी भाषा के अंदर बहुत सारी कुमाऊनी हैं, तो इन्हें हर तरह की कुमाऊनी आती थी। तो गांव के मुखिया से कुमाऊनी में ही इन्होंने बताया कि, मतलब गांव के मुखिया ने बताया कि
गांव का नाम तल्ला कोट है और पूरे गांव वालों को पता है कि नैनीताल से एक साहिब जो हैं नरभक्षी को मारने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, चंपावत से एक पटवारी 2 दिन पहले यानी कि 5 अप्रैल को यहाँ पहुँच गया था और पटवारी के आने के कुछ ही देर बाद जब 5 तारीख को नरभक्षी बाघ ने गांव की एक महिला को मार दिया था। अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर के आदेश का पालन करते हुए लोगों ने उस महिला के शव को छेड़ा नहीं था और उसे डिस्टर्ब नहीं किया था और इस उम्मीद से कि साहिब आने वाले हैं, गांव के मुखिया ने उसी दिन कुछ आदमियों के एक दल को तैयार किया जिससे उस महिला को ढूंढने के लिए, जो महिला का जो मृत जो देह है उसको ढूंढने के लिए भेज दिया और ये बोला कि जहाँ पे उसकी डेड बॉडी हो उसके पास ही कहीं पर एक मचान बना देना। जिस समय मुखिया साहब जिम कॉर्बेट साहब को ये सूचनाएं दे रहे थे उसी समय वो 30 आदमियों का वो जो दल था वो वापस लौटकर आ गया। वो लोग लौट के वहाँ से आ गए सब अपना देख दाख करके। उस दल के लोगों ने बताया कि उन्होंने उस स्थान की खोजबीन की थी जहाँ पर बाघ ने महिला को खाया था, लेकिन वो उस महिला के केवल दांत ही ढूंढ पाए थे। सिर्फ बत्तीसी जो थी केवल दांत ही ढूंढ पाए थे, यहाँ तक कि उस महिला के कपड़े तक गायब थे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनसे पूछा कि शिकार कहाँ पर किया गया था, क्या लोकेशन है, कहाँ पर किया गया था। तब एक 17 साल के लड़के ने जो उस दल के साथ गया था उसने बताया कि यदि जिम कॉर्बेट साहब उसके साथ गांव की दूसरी तरफ चलेंगे तो वो इशारा करके वो उस स्थान को दिखा देगा जहाँ पर नरभक्षी ने उसकी माँ को मारा था, यानी कि उस जगह को बता देगा, दिखा देगा कि कहाँ पे मारा है। अब जिम कॉर्बेट साहब को क्या चाहिए था, उन्होंने कहा तो तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने कहा अरे बिल्कुल आओ, चलो हिट आओ। अब आगे आगे वो लड़का चल रहा था और उसके पीछे पीछे जिम कॉर्बेट साहब और फिर उनके पीछे गांव के कई महिला पुरुष और बच्चे भी जो है वो भी पीछे पीछे चल रहे थे। ये लोग गांव से होकर एक अवतल पर्वत पर पहुंचे। दोस्तों, अवतल पर्वत का मतलब आप इस तरह समझिए, ये वो जगह होती है जिसके आगे और पीछे तो पहाड़ होते हैं, कि 2 पहाड़ों को जोड़ते हैं। ये ऐसे होते हैं, पहाड़ के टॉप में होते हैं और 2 पहाड़ों को ऊपर ऊपर जोड़ते हैं ये, और इनके दोनों तरफ बड़ी गहरी गहरी खाइयां होती हैं। तो इसका जो आकार होता है घोड़े की काठी की तरह हो जाता है, ऐसे भी हो गया और ऐसे भी हो गया। तो जैसे घोड़े की काठी हो ऐसा हो जाता है, आप कुछ इस तरह से समझिए। ये अवतल जगह करीब 50 फीट लंबी थी और 2 पहाड़ों को अपना, मैंने बताया जोड़ने वाली जो जोड़ती है वो थी। इसकी बाईं तरफ तो नीचे घाटी में लद्या नदी थी, नीचे मतलब काफी नीचे, और दाहिनी तरफ एकदम सीधी खड़ी ढलान से करीब 15 मील नीचे महाकाली नदी थी। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि कुमाऊं में शारदा नदी को महाकाली नदी भी कहा जाता है, काली नदी या महाकाली नदी भी कहा जाता है। इस जगह में रुककर लड़के ने दाहिनी ओर मुंह करके अपना एक घाटी की तरफ मुंह किया। जो दाहिनी तरफ वाली घाटी थी वहाँ पे एक छोटी छोटी सी घास उगी हुई थी और कुछ झाड़ियाँ भी थी। उसकी दाहिनी तरफ की जो तरफ थी वहाँ पे घनी झाड़ झंकार और काफ़ी पेड़ों से भरा हुआ जंगल था। घास वाली घाटी की तरफ से करीब 1000 गज दूर और इन लोगों से करीब 1500 फुट नीचे एक झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए लड़के ने बताया कि उसकी माँ गांव की अन्य महिलाओं के साथ घास काट रही थी उस जगह पर। ऐसे इशारा करके बताया कि उस जगह पे घास काट रही थी जब बाघ ने उनको हमला कर मार दिया। फिर घाटी दूसरी तरफ की जो घाटी थी, मतलब दूसरी तरफ नहीं, मतलब इधर बाईं तरफ तो घास का मैदान और दाईं तरफ जहाँ जंगल था उस तरफ इशारा करके बताया कि उस पेड़ के पास एक पेड़ था वहाँ पे बाँच का, उसके नीचे उसकी माँ के अवशेष मिले थे, यानी कि बाघ ने वहाँ पे खाया। उसकी बात सुनकर जिम कॉर्बेट साहब ने उससे पूछा कि क्या उसे बाघ दिखाई पड़ा, मतलब तुम लोगों को बाघ दिखाई पड़ा? तो उससे बोला नहीं, बाघ तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जब वो पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे थे तभी उन्होंने पहले तो एक घुरड़ की और फिर उसके थोड़ी देर बाद एक लंगूर की को बोलते हुए सुना था। दोस्तों, घुरड़ कभी कभी इंसान को देखकर बोलते हैं, इंसान को देखते तो अलर्ट कॉल दे देते हैं,
लेकिन लंगूर कभी भी इंसान को देखकर कॉल नहीं करता है। वो पेड़ में बैठा रहेगा, देखता रहेगा, लेकिन कॉल नहीं करेगा। अगर वहाँ कोई बाघ रहा होगा तो उसे देखकर वो ज़रूर बोलेंगे। तो वो बाघ था मतलब वहाँ पे, इसीलिए वो बोला। तो ये तो पूरी संभावनाएँ थी कि बाघ हत्या करने के बाद उसी जगह पर अपना डेरा डाले हुए था, और गाँव वालों के उस दल के आ जाने के कारण वो वहाँ से थोड़ा हट गया होगा, थोड़ा दाएँ-बाएँ हो गया होगा, जिससे पहले घुरड़ ने और फिर लंगूर ने अपना देख लिया होगा। जिम कॉर्बेट साहब इसी बात पर अनुमान लगा रहे थे, और अपने सामने दिखाई पड़ रहे पूरे क्षेत्र का जो जो पूरा जो एरिया था, उसका नक्शा अपने दिमाग में बना रहे थे। तभी पटवारी जी भी आ गए और आकर के इनसे मिले। जब जिम कॉर्बेट साहब उस गांव में पहुंचे थे, तब पटवारी साहब जो है खाना खा रहे थे। जिम कॉर्बेट साहब ने उनसे पूछा कि भाई वो दो जवान झोंटे कहाँ हैं, वो भैंसे कहाँ हैं जिनको बेट के लिए भेजा हुआ है बैंस साहब ने। तो पटवारी ने बताया कि वो उनको अपने साथ लेकर चंपावत से तो चला, और उसने उनको तल्ला कोट से 10 मील दूर उस गांव में छोड़ दिया था, जहां बाघ ने 4 अप्रैल को सारे गांव के सामने ही एक लड़के को मार दिया था। अब क्योंकि उस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति तो था नहीं जो बाघ का शिकार कर सके, तो प्रशासन की अनुमति से उस मरे हुए लड़के के जो बचे हुए अवशेष थे उनको जो है उसके परिजनों को, परिवार वालों को सौंप दिया गया था, और उनको ये परमिशन दे दी गई थी कि वो उसका अंत्येष्टि कर दें। तो मतलब वहाँ पे जिम कॉर्बेट साहब के जाने का कुछ था ही नहीं, वैल्यू, फ़ायदा ही नहीं था। जिम कॉर्बेट साहब के आदमी अब तक तल्लाकोट, वो लोग भी तल्लाकोट नहीं पहुँचे थे। तो इन्होंने गांव के मुखिया से कहा कि उनका टेंट पानी के स्रोत के नज़दीक खुले मैदान में लगवा दे, और खुद उस जगह पर जाने का निर्णय लिया जिस जगह पर महिला का शिकार हुआ था, ताकि वहाँ का जो है वो पूरा निरीक्षण कर सकें, उस एरिया को चेक कर सकें, देख सकें, समझ सकें। साथ ही वो इस बात को भी जानना चाहते थे कि ये बाघ कोई नर है या मादा। अगर मादा है तो क्या उसके साथ उसके शावक भी हैं, यानी कि बच्चे भी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुमाऊं का ये हिस्सा जिम कॉर्बेट साहब के लिए एकदम नया था, बिल्कुल नया था। तो इन्होंने मुखिया से पूछा, क्या उस घाटी में नीचे जाने का कोई आसान रास्ता है, क्योंकि ऐसे तो बड़ा मुश्किल था, सीधे नीचे उतरा ही नहीं जा सकता था। तभी उस बालक ने, जिसकी माँ मारी गई थी, वो आगे आया और बड़ी उत्सुक होकर बड़ा एक्साइटमेंट के साथ बोला, आइए साहब आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा रास्ता, आइए आप मेरे साथ आइए। जिम कॉर्बेट साहब ने बड़े आश्चर्य से उस बच्चे की तरफ देखा, उस लड़के की तरफ देखा जिसका नाम डूंगर सिंह था। उस बच्चे का नाम डूंगर सिंह था। साहस और विश्वास, कॉन्फिडेंस, उसका एक वो बड़ा ज़बरदस्त उदाहरण था। डूंगर सिंह पिछले कई सालों से, मतलब करीब 8-10 सालों से एक नरभक्षी के साए में जी रहा था, और अभी 1 घंटा पहले अपनी माँ के अवशेषों को देखकर आया था। फिर भी अकेले और निहत्थे वो एक अजनबी के साथ उस क्षेत्र में जाने को तैयार था, जहाँ पर उसे घुरड़ और लंगूर की अलर्ट कॉल सुनाई पड़ती, और उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसकी माँ का हत्यारा अभी भी वहीं पे है, वहीं पे कहीं पे भटक रहा है। सोचो जरा उस बच्चे के अंदर कितनी हिम्मत थी। उस अवतल पर्वत से नीचे की ओर एक तीखी और काफ़ी फिसलन भरी हुई ढलान थी, जिसके कारण वहाँ से नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए डूंगर सिंह इन्हें वापस गांव ले आया, और फिर जिस रास्ते पर बकरियों के आने जाने का रास्ता था, मवेशियों का, बकरियों का, इनके आने जाने का रास्ता था, उस रास्ते पर लेकर वो जिम कॉर्बेट साहब को वहाँ से ले जाने लगा, जिस तरफ उसकी माँ के अवशेष पड़े हुए थे। अवशेष क्या थे? खाली दांत थे। जब ये दोनों छितरी हुई झाड़ियों के बीच से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे, तो जिम कॉर्बेट साहब ने डूंगर सिंह को बताया कि भाई ऐसा है डूंगर सिंह, मेरे कान में परेशानी है, इसलिए अगर वो कुछ बताना चाहता है या कोई चीज़ उसे दिखाई पड़ जाए और वो मुझे दिखाना चाहता है, तो वो रुक जाए और फिर इशारा करके इन्हें बताए।
और अगर बोलना बहुत ज़रूरी हो, कुछ बातचीत करनी हो, तो इनके नज़दीक आए और इनके दाहिने कान में आकर बोले, दाहिने कान के पास आकर बोले जो कुछ भी बोलना है, क्योंकि बायां तो काम ही नहीं कर रहा है। अब तक ये लोग करीब 400 गज दूर आ गए थे, गांव से 400 गज दूर आ गए थे। अचानक से डूंगर सिंह रुका और पीछे मुड़कर देखने लगा। जिम कॉर्बेट साहब भी रुक गए और पलटकर उस तरफ देखने लगे जिस तरफ डूंगर सिंह अपना देख रहा था। तो उन्होंने देखा कि पटवारी जी एक आदमी को साथ लेकर, जो उनकी छर्रे वाली बंदूक पकड़े हुए था, उसको लेकर के पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़ा चला आ रहा है इन लोगों की तरफ। जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि शायद हो सकता है पटवारी उनके लिए कोई बहुत ज़रूरी, कोई आवश्यक सूचना लेकर आ रहा होगा। तो ये वहीं पर रुक गए और उसका इंतज़ार करने लगे। लेकिन वो कोई सूचना वगैरह नहीं लाया था, बल्कि वो तो खुद अपने और वो जो आदमी जो उसको साथ लाया था, जिसके हाथ में छर्रे वाली बंदूक थी, उसको जिम कॉर्बेट के साथ लेकर चलना चाहता था। अब जिम कॉर्बेट साहब की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी कि ये लोग मेरे साथ चलें। जिम कॉर्बेट साहब हमेशा शिकार अकेले ही जाना पसंद करते थे, या बहुत से बहुत हुआ तो उन्हें एबी साहब के साथ में शिकार करना पसंद था, एल्विस्टन साहब के साथ। खैर जो भी था, वो दोनों बेवकूफ़ टाइप के लोग थे, और बेवकूफ़ शब्द कहना ठीक नहीं है, मतलब जंगलों में चलने में सक्षम नहीं थे, और ना ही उन्हें किसी नरभक्षी बाघ को ढूंढने का कोई अनुभव था। वो लोग तो बस अपनी क्यूरियोसिटी के कारण इन लोगों के साथ चलना चाहते थे। तो जिम कॉर्बेट साहब चाहते नहीं थे वो इनके साथ आएँ, लेकिन क्या करते, अनिच्छा में परमिशन देनी पड़ी। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ दोस्तों। जिस तरह से आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद उत्तरांचल डायरीज़ को दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही आप और हम मिलकर इस चैनल को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम हो जाएंगे। आप लोगों का प्यार अतुलनीय मिलना है। बहुत ही धन्यवाद है आप लोगों के लिए यार। सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ये दोनों शब्द कम पड़ रहे हैं बोलने के लिए, इससे बढ़ के आप लोग सहयोग दे रहे हैं। आप में से जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज़ के लिए निकाला। साथ ही आप लोगों से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। आप लोगों के कमेंट्स को पढ़कर ही मेरी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। हालांकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स करने में आप लोग बहुत कमी कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों से विनती करता हूँ कि थैंक यू वाले ऑप्शन का उपयोग ज़रूर करें और जो भी संभव हो वो डोनेशन ज़रूर दें। तो दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। दोस्तों आगे की घटना बहुत ही रोमांचित करने वाली है, क्योंकि रियल हंट अब शुरू होने वाला है। शिकार तो अब शुरू होने वाला है, अभी तक तो खोज थी। इसलिए अगले भाग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और घटनाक्रम को ज़रूर सुनिएगा। इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल तो आपसे आज्ञा लेता हूँ। बाय बाय दोस्तों। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।